गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मॉस में थर्मल स्ट्रेस पढ़ेंगे पहले। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस कैसे डेवलप होंगे, स्ट्रेन कैसे आएंगे, और एक बार में इलोंगेशन या शॉर्टिंग कैसे होती है। तो हमें टोटल 3 टॉपिक आज कवर करना है। पहला हमारा टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस को थर्मल स्ट्रेस क्यों कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं तापीय प्रतिबल। ठीक है, तापीय, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ थर्मल या टेम्परेचर का कुछ रोल है। इसको टेम्परेचर स्ट्रेस भी कहते हैं। मान लीजिए एक रॉड है, इसकी लंबाई L है, इसकी इनिशियल लेंथ हमारी L है। ठीक, इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम हीट कर रहे हैं। उष्मा दे रहे हैं, हीट करेंगे, उष्मा देंगे तो इसकी लंबाई बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। तो जो लंबाई है वो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी, जो उसके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन क्रिएट करेगी इसके अणुओं के बीच में, तो उससे उसके लेंथ में चेंज आ जाएगा और वो लेंथ हो जाएगी फाइनल L प्लस डेल्टा L। अब सेकेंड केस क्या करते हैं हम लोग कि हम इसको हीट तो कर रहे हैं लेकिन जो इसके सिरे हैं, इसके बोथ एंड्स को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स करने का मतलब ये है कि हमने इसको बढ़ने से रोक दिया। फिर से अब इसको हम हीट कर रहे हैं। शुरुआत में इसकी लंबाई L थी, इनिशियल लेंथ जो थी इनिशियल जो थी हमारी L थी। जब इसमें बल लग रहा है या टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होना चाहिए, कितना? डेल्टा L। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, ये दोनों सिरों को फिक्स कर दिया है। ठीक है, मतलब ये लंबाई में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जब लंबाई में परिवर्तन ये होना चाहेगा डेल्टा L, ये बढ़ना चाहेगा डेल्टा L, बट हमने इसको रिस्ट्रेन कर दिया है, रोक दिया है, तो ये चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये डेल्टा L होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा L पहले लंबाई में वृद्धि होनी थी लेकिन अब वो नहीं हो पा रही है। माना जो है इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जिसको हम अल्फा कहते हैं, और चेंज इन टेम्परेचर, तापांतर, चेंज इन टेम्परेचर, ये जो है डेल्टा T है। इसको हम T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं। T2 क्या है? बाद का तापमान है, क्षण का जो, और T1 शुरुआत का तापमान है। जिस तापमान पे हमारा रॉड था वो T1 तापमान है। हीट करने के बाद हमारा T2 तापमान रॉड को हो जाता है। अच्छा, तो जो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन या विकृति जो आएगी एप्सिलॉन, यहाँ पे हम T लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये T क्या शो कर रहा है? टेम्परेचर की वजह से कर रहा है, या कभी कभी हम थर्मल भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा L बाई L, और दूसरा हो जाएगा इसके साथ अल्फा डेल्टा T। ठीक है, अल्फा, इक्वेशन 1 हो गई। अब अगर इसमें इसका जो यंग्स मॉडुलस E हो, ठीक है, तो उस और इसमें प्रोड्यूस स्ट्रेस जो है सिग्मा, सिग्मा प्रोड्यूस हो, तो वहां से स्ट्रेन का फॉर्मूला निकल के आता है। स्ट्रेन का जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा स्ट्रेन इक्वल टू, या लिख सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा थर्मल अपान
स्ट्रेन। यहाँ कहाँ से इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू सिग्मा टी एच या थर्मल बाई ई। ठीक है, अब आप अगर यहां से सिग्मा थर्मल को निकालना चाहें तो सिग्मा थर्मल हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू ई, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ये हमारा सिग्मा थर्मल हो जाएगा। ये कितना थर्मल स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस होगा। अगर हम किसी रॉड का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाते हैं तो जिसमें थर्मल स्ट्रेस आएगा वो हो जाएगा अल्फा, विच इज लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक। लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का मतलब होता है रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। ई क्या है, यंग्स मॉडुलस है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, और अल्फा क्या है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो ये तो थर्मल हमारा स्ट्रेस हो गया। अब अगर हम बात करें, हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं, तो हम मिटा रहे हैं। और वो फॉर्मूला कहता है कि सिग्मा जो होता है वो F बाई ए होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम फोर्स निकालना चाहें, ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस जो हमारा आएगा ये हो गया। और अगर F को लिखना चाहें, जो हमारा फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स लगेगा वो इसको अंदर की ओर दबाएगा। ठीक है, क्योंकि रॉड हमारा एक्सपेंड होना चाह रही थी, लेकिन ये जो स्ट्रेस लग रहा है ये कॉम्प्रेसिव नेचर का लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स। F इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा सिग्मा टी एच यहाँ लिख देना, थर्मल इंटू एरिया। ठीक है, अब सिग्मा टी एच यहाँ से ले लेते हैं, अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, ये कंप्रेसिव फोर्स लग जाएगा। कंप्रेसिव फोर्स क्यों, क्योंकि जो हमारा रॉड है वो एक्सपेंड होना चाहता है, कितने अमाउंट से, डेल्टा एल से, लेकिन जो यहाँ पे हमने फिक्स किया है बोथ एंड्स को, ये फिक्स क्या कर रहा है, उस लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है, मतलब बाहर से एक तरीके से बल लगा दे रहा है, और वो बल जो लगेगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, अल्फा टी डेल्टा टी ई ए, यहाँ पे डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, अल्फा लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, ई यंग्स मॉडुलस है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये इसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें हम दो फार्मूलों का यूज करते हैं। एक तो कभी कभी हमसे ये बल पूछा जाता है, और दूसरा थर्मल स्ट्रेस पूछा जाता है। तो थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स में देखेंगे क्या कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई बार है, कोई रॉड है, उसमें कोई फोर्स लग रहा है, तो जो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल का फॉर्मूला आता है, अगर फोर्स कॉम्प्रेसिव है या टेंसाइल है, वो दोनों केस में फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला यही आता है एफ एल अपान ए ई। ठीक है, जैसा भी एफ का नेचर होगा वो वैसा ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल है, एक रॉड है, इस तरीके से कुछ, यहाँ पर एफ लग रहा है, यहाँ पर दोनों साइड एफ एफ लग रहा है,
इसमें इसका लेंथ L1 है, डायमीटर D1 है और एरिया A1 है। इसका L2 है, D2 है और एरिया A3 है। सिमिलरली L3, D3 और A3। तो अगर हमको ये टोटल चेंज इन लेंथ निकालनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड आउट टोटल चेंज इन लेंथ तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखिए ये फॉर्मूला क्या कहता है, अगर कोई L लेंथ की रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यंग्स मॉडुलस E है और उस पर F फोर्स लग रहा है, तो उसमें चेंज इन लेंथ क्या होती है? डेल्टा L। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पूरे रॉड पे थ्रू आउट द रॉड फोर्स क्या लग रहा है? ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सब पे एक ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स F लग रहा है। एरिया अलग अलग है और हमने एज्यूम किया है कि ये एक ही मटेरियल के हैं तो इनका E जो है वो कॉमन है, या E डिफर भी कर सकता है। मान लीजिए इसको E1 E2 करने हैं, अलग अलग मटेरियल के भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगी? तो हम लिखेंगे फॉर सेक्शन फर्स्ट, पहले सेक्शन के लिए जो कि हमारा ये है सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड एंड सेक्शन थर्ड। यहाँ पे 3 सेक्शन हमने बना लिया। पहले सेक्शन के लिए डेल्टा L1, ठीक है, इसमें चेंज कितना आएगा? हमें फॉर्मूला पता है, F लग रहा है, ठीक है, फोर्स कॉमन है, इनटू L1 हो जाएगा क्योंकि इसकी इनिशियल लेंथ कितनी है? L1 है। A1 हो जाएगा इनटू E1, या ये हो जाएगा FL1 अपान A1E1, ठीक। सिमिलरली डेल्टा L2 क्या हो जाएगा? F कॉमन है, सेकेंड की लंबाई L2 होती है, दिख रहा है हमें यहाँ पे, और डायमीटर की जरूरत नहीं है बेसिकली आपको, अगर आपको एरिया दिया जा रहा है सीधा तरीके से तो देयर इज नो नीड टू राइट इट हियर। अगर आपको एरिया दे दिया गया डायमीटर की कोई जरूरत ही नहीं है। FL2 A2 इंटू E2, तो ये आ जाएगा FL2 अपान A2 E2, और डेल्टा L3 सिमिलरली डेल्टा E3, but delta L3 will be FL3 upon A3 E3. Now total change in length, total change in length, what will be the total change in length? लंबाई में कुल परिवर्तन, डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, because the total length, what is the total length? L equal to L1 plus L2 plus L3. Total length of a composite bar of varying cross section is L1 plus L2 L3 plus L3. Hence the total change in length will be the summation of change in length in first section, second section and third section. The change in length in first section is delta L1, second section delta L2 and third section is delta L3. So add all three, F L1 A1 E1 plus F L2 A2 E2 plus F L3
A3, E3. We can common F from each because force is similar, hence total change in length delta L equal to F times L1 upon A1 E1 plus L2 upon A2 E2 plus L3 upon A3 E3. Okay, so this is the expression for change in length in a rod with varying cross section. ठीक है, एक डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, चाहे वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो या हमारा उसमें एलोंगेशन हो रहा है, जिस भी टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, हमारा एफ यहाँ पे कॉमन है, L1 A1 E1 L2 A2 E2 L3 A3. अगर एफ अलग अलग लग रहा है, आगे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि एफ अलग अलग लग रहा है, तो हम ये वैल्यूज जो हैं अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें एफ अलग अलग लगे, ठीक है, तो हम फिर उसको चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से. ठीक है, तो एक इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं. अगर एक हमारा बार है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे. एक क्वेश्चन हम लोग थर्मल स्ट्रेस पे कर लेते हैं. थर्मल स्ट्रेस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन है गिवन दैट a 5.5 meter long rod is at 30 degree centigrade. Okay, next and is fixed at its both ends. If it is heated till 90 degree centigrade, till 90 degree centigrade, find out the thermal stress. Find out the thermal stresses produced in it. Given अल्फा इक्वल टू, वैल्यूज दिए हुए हैं हमें, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 12 इंटू 10 to the power 6, 10 power minus 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री केल्विन है. ओके, एंड E इक्वल टू 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके,
So from questions we can write the total length L equal to 5.5 मीटर। लंबाई किस क्या दी हुई है 5.5 मीटर, लेकिन यहाँ पे ई जो दिया हुआ है वो mm में दिया हुआ है। अब या तो हम मीटर को mm में बदल लें या इस यूनिट्स को हम मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो हम मीटर को mm में बदल लेते हैं। 5.5 मीटर को 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 5.5 मीटर में 5.5 इंटू mm, तो आपका ये हो जाएगा 0.0 mm। ठीक है, तो L हमारा आ गया 5500 या 5500 मिलीमीटर, विच इज टोटल लेंथ। अब सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 फाइनल टेम्परेचर है और वो दिया हुआ है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। 90 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारा जो सिग्मा थर्मल है उसका फॉर्मूला क्या होता है थर्मल स्ट्रेस का, अल्फा डेल्टा T इंटू E। ओके, अल्फा 1.2, अल्फा है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶। डेल्टा T ये डिग्री सेंटीग्रेड में है और यहाँ पे अल्फा केल्विन में है, बट डिफरेंस अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करके भी लेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप केल्विन में भी ले सकते हैं, डिफरेंस ऑलवेज 60 ही आएगा। 60 इंटू आपका E की वैल्यू जो है इंटू 10⁻3। इसको हम क्यों लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किलो लिखा हुआ है। ठीक है, और जब इसको हम निकालेंगे तो टोटल जो हमारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी, सॉल्व करिएगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा हमारा 0.144 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या आ जाएगा किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सिग्मा थर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में ध्यान देने वाली बातें कुछ हैं। हमको L पता था, ठीक है, डेल्टा L पता था, E एंड अल्फा was already given, ठीक है, तो सिग्मा थर्मल इजीली निकाल लिया गया। सिग्मा थर्मल इसमें इजीली आ गया। ओके, अब आगे हम देखते हैं इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मान लीजिए उस टाइप को हम अगर सभी केवल कैलकुलेट करेंगे कि हमारे जो सेक्शंस है डिफरेंट सेक्शन में फोर्सेस कितने लग रहे हैं। देखिए मान लीजिए हमारा एक इस तरीके का एक रॉड है, यहाँ पे हमने 100
किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और यहाँ पे हमने मान लीजिए 80 का लगा दिया। इस सेक्शन पे हमने मान लीजिए यहाँ पे 10 का लगा दिया, फोर्स लगा दिया। एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें लेंथ मान लीजिए सबकी L1 L2 L3 है, डायमीटर सबका सेम है, D है और D है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, फोर्स अलग अलग लगेगा। पहले सेक्शन में 100 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, इसको इक्विलिब्रियम में ऐड करते हैं। ये एक सेक्शन खाली है जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं इस साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कितने फोर्स लग रहे हैं, और राइट हैंड साइड में इस पे हम मानते हैं x फोर्स से कुछ लग रहा है, x, ठीक है। और ये x इधर फोर्स मानते हैं कि इधर ये x लग रहा है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 इक्वल टू 80 प्लस x, ठीक है। x इधर ही क्यों जोड़ा, क्यों, इसका क्योंकि ये साइड ऑलरेडी कम है, ठीक है। इस साइड भी हम जोड़ेंगे बट वो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो हमें एरो चेंज करना पड़ेगा। तो अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 किलो न्यूटन, ठीक है। x की वैल्यू में मिल गई 40 किलो न्यूटन, यानी अगर हमारा सेक्शन ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो सेक्शन जो हमारा C है उस पे हमें अपने हिसाब से 40 किलो न्यूटन ऐड करना होगा, ताकि ये हमारा जो होल रॉड है वो बैलेंस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अगर हम इसको अलग अलग बनाएं तो देखिए कैसे बन सकता है ये पूरी तरीके से। इस पे हमारा यहाँ 100 लग रहा है, तो एक 100 हम यहाँ पे भी ऐड ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पे 100 एंड 100, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्रॉस आउट कर रहे हैं। ये 100 इस 100 के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको हम अलग कर लेंगे, तो हमारा ये बार कुछ तरीके से दिखेगा। ये पहला है, इस पे एक 100 हमने इधर ले लिया, इधर 100 ले लिया, 100, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये A B, और यहाँ पे इस पे देखिए 10 पहले से लग रहा था और 100 और लगा दिया हमने अपनी मर्जी से, तो 110 हो गया। इस सेक्शन पे 40 लग रहा है और इस सेक्शन पे 80 लग रहा है, तो ये 100 अलग हो गया। इसमें बल दोनों साइड से इक्वल है, तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ देखिए 100 और 10 यानी 110 हो जाएगा। इसको रिफॉर्म करके हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं इसको इस तरीके से 1 10 40 एंड 80। 110 इधर है तो हम सिंपली ऐसे बनाते हैं, 110 इधर ऐड कर देंगे, 110 इधर, और इसका पेयर ये होगा, ये पेयर नहीं होगा इसका, तो ये दोनों साथ ले लेते हैं और उसको फिर से अलग कर लेते हैं। ये बन जाएगा 110 110, बाकी सेम रहेगा B और C यहाँ पे। और थर्ड जो बचेगा हमारा वो कुछ बचेगा इस तरीके से, थर्ड पार्ट 80 एंड दिस वे 110 एंड 40। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा थर्ड जो पार्ट बनेगा वो हमारा, देखिए थर्ड पार्ट क्या बन जाएगा, थर्ड पार्ट विल बिकम 80 एंड 110 minus 40 equal to 80. This one third part. So first, second and third part. Now if we want to find out the delta L in each, so we have a formula delta L equal to F L upon A E. For in this question we have A cross sectional area is similar for each section, while L is changed and F is also changed. So total delta L
equal to the summation of delta L1 plus delta L2 plus delta L3. We have the value of F1, which is F1 equal to 100 kilonewton, F2 equal to 110, and F3 equal to 80 kilonewton. So we can easily find out the total change in length and stress strain in each section if we have the value of E. If the value of E is given, so we can find out easily strain and other things. Thank you for today. We will discuss more numerical in the next lecture.